कैसे हो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज हम बात करेंगे नेट जेआरएफ को लेकर के एक बेसिक इन्फॉर्मेशन की यह वीडियो है। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम देना चाहते हैं, यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसको लेकर के क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको लेकर के यह एक वीडियो है। तो आप जानते हैं कि हमने एक पूरी एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम सभी एग्जाम के बारे में आपको जानकारी देते हैं, मिनिमम जानकारी जो होती है। तो अन्य जानकारी भी हमारे इस चैनल पर है, तो आप एक बार उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। हम आज नेट जेआरएफ के बारे में बात करेंगे। नेट जेआरएफ जुलाई 2024 जो अभी आगे होगा। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर एग्जाम देना चाह रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसकी योग्यता क्या होगी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपका पीजी फाइनल होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब जैसे हमने ये कहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री फाइनल होनी चाहिए, तो तुरंत आप एक मिसाइल की तरह क्वेश्चन दाग देंगे कि सर मैं अपीयरिंग में हूँ, तो क्या अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अपीयरिंग वाले भी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जब नेट का एग्जाम का जब रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट से अगले 2 साल में आपकी डिग्री फाइनल होनी चाहिए। यानी यदि आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले या दूसरे सेमेस्टर में हैं और आपने नेट का एग्जाम दिया और नेट का एग्जाम पास हो गया, जो जनरली 10 से 15-20 दिन के अंतर्गत जो है उसका रिजल्ट आ जाता है। तो जब आपको पता चला कि आपका नेट का एग्जाम पास हो गया और आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए, तो उस दिन से रिजल्ट से अगले 2 साल तक और आपके अगले 2 साल तक डिग्री आ जानी चाहिए। तो आपकी डिग्री अगले 1 साल में ही आ जाएगी। तो इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने में अपीयरिंग में भी है तो वह भी फॉर्म भर सकता है। तो फाइनल होनी चाहिए डिग्री और फॉर्म भी भर सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जो इसकी मिनिमम होनी चाहिए परसेंटेज, वो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 55% होनी चाहिए, अदर कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, अदर के लिए 50% होनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि आपने अपीयरिंग में फॉर्म भरा और आपने अपीयरिंग में नेट का एग्जाम पास कर लिया, लेकिन पता चला कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम रहेगी, 49% भी रहेगी। अगर आप जनरल के अदर कैटेगरी से भी हैं तो आप नेट भी बेकार हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन की बेकार होगी। और अगर 55% नहीं ला पाई जनरल कैटेगरी से, 54% रह गया, 53% रह गया, आपने नेट एग्जाम पास कर लिया, तो किसी काम का नहीं होगा। तो दोनों को संतुलन बना के रखना है। नेट का एग्जाम देना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पोस्ट ग्रेजुएशन पर होनी चाहिए कि मिनिमम आपको 60% आप अपने दिमाग में लाइए कि मिनिमम आपके पास में 60% होना चाहिए। क्योंकि बात केवल यही नहीं रुकेगी कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ भी आपने 57% आ गई आपकी, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप नेट का एग्जाम माने तो होगा, लेकिन आगे चल के जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या किसी पद पर जाएंगे तो वहाँ भी एक एपीआई स्कोर बनता है, और एपीआई स्कोर जब बनेगा तो वहाँ पर भी आपकी परसेंटेज भी देखती जाएंगी, तो वहाँ भी फिर वो माइंड करेगा। तो इसलिए मिनिमम 60-65-70% गेन करने की कोशिश करिए। तो एलिजिबिलिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, इस बात को याद रखना, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। अब दूसरी बात आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर लिया, अब आयु का क्या स्कोर है। तो 2 एग्जाम होते हैं, एक तो होता है नेट और एक जेआरएफ। एग्जाम 2 नहीं होते, एक ही है। नेट के जो टॉप 1% तक जो लोग हैं, यानी मैं भी आपको बताऊंगा, अभी ब्रीफ में समझ लीजिए। जैसे जब एग्जाम जो होता है नेट का, तो उस एग्जाम की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 40% आने चाहिए। तो 40% से जो लोग नीचे गए उनको तो हटा दिए। अब जो ऊपर के लोग बचे हैं उनके कुछ ही % लोगों का तो नेट क्वालिफाइड होगा, और उनमें से जो मोस्ट हाईली क्वालिफाइड हाईली मार्क्स वाले बच्चे हैं उनमें से 1 या 2% ही जेआरएफ क्वालिफाइड करते हैं। तो आपकी सब्जेक्ट में कमांड बहुत तगड़ी होगी तो आप जेआरएफ कर सकते हैं। आगे बात करेंगे। तो नेट के लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है, आप कई बार नेट अपना पास कर सकते हो, किसी भी एज में आप नेट दे सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उसमें कोई एज रिक्वायर्ड नहीं है अधिकतम। लेकिन यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाइड करना है तो मेल के लिए जो नए नियम अभी यूनिवर्सिटी ने, जो अपना यूजीसी ने लॉन्च किए, उसके अकॉर्डिंग जो नए नियम है उसके अनुसार मेल की आयु 30 साल। लेकिन कौन सा 30 साल, जनरल कैटेगरी का अगर बालक है और वो जेआरएफ करना चाह रहा है तो 30 साल के अंदर उसको जेआरएफ कर लेना होगा। लेकिन अगर कोई दूसरी कैटेगरी से, एससी एसटी ओबीसी से है, तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन हो जाएगा, तो 35 साल तक अपना जेआरएफ क्वालिफाइड कर सकता है। वहीं फीमेल के लिए 35 साल एज है, चाहे वो फीमेल जनरल कैटेगरी की हो, चाहे एससी, चाहे एसटी, चाहे ओबीसी, किसी भी कैटेगरी की हो, तो वो 35 साल है। और प्लस मेल में जनरल की 30 साल है और अदर कैटेगरी के लिए 35 साल है। तो ये तो होगी आपकी एज। जनरली नेट के लिए कोई एज नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए आपके लिए इतनी एज हो जाएगी। तो योग्यता आपके पास है, आयु आपके पास है, दोनों चीज आपके पास है। अब आपके पास आएगा पेपर, आपका एग्जाम। तो एग्जाम की जब आप बात करोगे तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहली बात समझना, 2 पेपर होंगे आपके। कितने? 2 पेपर होंगे, मतलब खंड 2 होंगे। एग्जाम तो एक ही होगा, उसमें 2 खंड होंगे।
एक होगा जनरल पेपर का जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे जो 10 यूनिट होती है, ध्यान रखना 10 यूनिट्स में पूरा आपका सिलेबस डिसाइड है। अगली बार जब हम वीडियो करेंगे तो उसमें पूरा सिलेबस भी डिफाइन करेंगे। 10 यूनिट में एक यूनिट से 5 क्वेश्चन, तो 10 यूनिट मल्टीप्लाई 5 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 100 नंबर का आपका कॉमन पेपर होगा। सब्जेक्ट के आपके 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन बराबर 2 नंबर, तो यानी 200 मार्क्स का हो जाएगा और टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 300 नंबर का आपका पेपर होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया मिनिमम 40% आपको लाना होगा। 40% एग्जाम पास नहीं हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा, आप उस कैटेगरी में ऊपर आ जाएंगे। 40% से नीचे तो आपको फेल है, आपको जांच ही नहीं किया जाएगा। अच्छा, क्या पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग होता है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, खूब तुक्का मारो, यही आपके दिमाग में आया होगा। नेट का एग्जाम तुक्का मारने से पास नहीं होता है। किसी भी विषय का विशेषज्ञता जब तक आपके पास नहीं होगी, आपने उस विषय में ढंग से गहराई से नहीं पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट को नहीं समझा होगा, उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी, उसको एक समझा नहीं होगा प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट को, तब तक आप नहीं होगा। आपको लगा होगा नेगेटिव मार्क नहीं है, तुक्का मार दो 10-20 नंबर का, नहीं, बहुत हाईली एग्जाम होता है। क्यों? क्योंकि 2018 से पहले नेट के एग्जाम के बारे में एक बेसिक जानकारी बताऊं, 2018 से पहले इसको सीबीएसई कराता था तो उसका लेवल हल्का था। 2018 के बाद उसको एनटीए कराने वाला, नेशनल टेस्टिंग जो टीचिंग एजेंसी है, अब वो आपको पता है बहुत हाई पेपर के लिए जानी जाती है। तो एनटीए ने जब कराना शुरू किया तो सिलेबस भी बदल गया, क्योंकि पहले सीबीएसई के समय 3 पेपर होते थे, कॉमन पेपर, 2 सब्जेक्ट के पेपर, बट 2018 के बाद 2 पेपर होने लगी, जैसे जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, कॉमन पेपर, सब्जेक्ट का पेपर, पेपर का लेवल हाई। जैसे एक अभी सीटेट का एग्जाम होता है, सीटेट के एग्जाम को भी सीबीएसई कराती है, लेकिन अभी डिमांड चल रही है कि सीटेट के एग्जाम को भी सीबीएसई न करा के एनटीए कराए। तो अगर एनटीए ने अगर सीबीएसई का पेपर कराया तो मान के चलिए उसका लेवल कैसा हो जाएगा, हाई। बहुत रेयर केस में फिर सीटेट पास होगा। तो गवर्नमेंट इसको लेकर के ठीक काम कर रही है कि भाई जो आपका एलिमेंट्री एग्जाम है, भाई ये क्या है, सीटेट क्या है, सेंट्रल टीचिंग एग्जाम है भाई, केवल इसके बाद आप भर्ती परीक्षाओं में भाग ले सकते हो। तो जो प्रारंभिक एग्जाम है वो इस लेवल का होना चाहिए कि वही छटनी हो जाए, उसको अगर पास कर लिया तो इसका मतलब आगे की भर्ती को पास कर लेगा। अब सीटेट का पेपर हल्का बना दोगे, हर कोई इसको पास कर लेगा, आगे जाके फिर दिक्कत होती है। तो वो भी एक गवर्नमेंट का ठीक स्टेज है। फिलहाल हम वापस यहाँ आते हैं, एग्जाम पैटर्न को लेके बात कर रहे थे। तो 10 यूनिट आपके सब कॉमन पेपर के होंगे और 10 ही यूनिट आपके किसके होंगे भैया, आपके सब्जेक्ट होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। योग्यता, आयु, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब हम आएंगे पेपर कब होगा, पेपर के बारे में क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट हमारे पास तैयारी होगी। पेपर के बारे में बात करेंगे, नोटिफिकेशन कब होता है, तो याद रखना साल में 2 बार पेपर होता है। यूजीसी नेट का कब होता है, साल में 2 बार पेपर होगा। पहला जो पेपर होता है वो लगभग जून के आसपास होता है, दूसरा दिसंबर के आसपास होता है। कोविड के बाद थोड़ा 1-2 महीने का अंतर आता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फिक्स है। अब जो पेपर होगा वो होगा जून 2024 में होगा। अब जून में होगा तो इसका नोटिफिकेशन कब आ जाएगा, फॉरन मान के चलिए अप्रैल के आसपास, अप्रैल के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब अप्रैल के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जून में इसका हो जाएगा, 10 से 15 दिन में क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, याद रखना। एग्जाम लेवल कैसा होगा, तो एग्जाम लेवल मैंने बताया कि 2018 से पहले सीबीएसई कराता था, नॉर्मल था, लेकिन अब एनटीए कराता है, तो एग्जाम का लेवल कैसा होगा, सिलेबस कैसा है, हार्ड है। प्रॉपर 10 यूनिट्स आपको अपने सब्जेक्ट की पढ़नी पड़ेंगी और उसके आधार पर तब जाके चीजें आपकी होंगी, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन आता है कि आफ्टर नेट एग्जाम क्या होगा। तो आफ्टर नेट एग्जाम अगर आप बात करें आफ्टर नेट के बाद, तो अगर आपका आफ्टर नेट के बाद आपका फॉर एग्जाम्पल नेट हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ, तो एक तो रास्ता है कि आप दोबारा से और सब्जेक्ट में मेहनत करें, भयंकर तैयारी करें, आप अपना जेआरएफ क्वालिफाइड करें, है ना। या फिर नेट के बाद ही एक ऑप्शन है कि आप टीचिंग लाइन में आ सकते हैं, है ना, जो हमारा पेशा है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, टीचिंग लाइन है। तो एक आप इस लाइन में आ सकते हैं, टीचिंग लाइन में। टीचिंग लाइन में क्या हो सकता है, एक तो होती है कोचिंग इंडस्ट्रीज, आप कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ा सकते हैं। आप किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री में जाएंगे जो कोचिंग्स बच्चों को पढ़ाती हैं, आप उनको बताएंगे कि भाई मेरा इस विषय से नेट का एग्जाम है और मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं, तो आपको 40-50 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये बढ़िया सैलरी, हैंडसम सैलरी मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में। दूसरा टीचिंग में एक और हो जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आप जा सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपको एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी डायरेक्ट आप मतलब प्राइवेट में ऐसे ही जा सकते हैं, गवर्नमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हैं, आप कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पे कमांड होने के बाद में। या फिर इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर नेट एग्जाम आप पीएचडी भी कर सकते हैं, और नेट के बाद अगर आप जीआरएफ कर रहे हैं तो जीआरएफ के बाद भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो फिर आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च क्षेत्र में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब काफी बड़ा एग्जाम है, काफी अच्छी चीज है, लेकिन इन सब में कॉमन बात क्या है, इन सब में कॉमन बात क्या है यहां पर कि भाई टाइम चाहिए आपको, सब्जेक्ट विशेष की आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो ये था आज की एक वीडियो आपकी कि क्या होता है नेट जेआरएफ एग्जाम, योग्यता क्या होगी, सब कुछ मैंने एक एक करके चीजों को बता दिया। अब इसके बाद जो इसके अलावा और इसके
टोटल सिलेबस है उसके बारे में आपको बताऊंगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, मैं ज्योग्राफी विषय से और मैं आपको पढ़ाता हूँ। ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी रहा है, नेट एग्जाम मेरा ज्योग्राफी से है, और भी बहुत सारी चीज़ें ज्योग्राफी में पढ़ाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यदि आप ज्योग्राफी एग्जाम को लेकर के कुछ भी जानकारी लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको हमारी टीम का नंबर दे दे रहा हूँ 8755238500। ये हमारा मोबाइल नंबर है। अगर आपको नेट एग्जाम स्पेशली ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर के अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, अगर आपको मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो, या आपको यदि हमारे प्रिंटेड भी नोट्स चाहिए तो सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं आपके पास में, उनको आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आज के सेशन को हम यहीं रोकेंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।